Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma. My dear students, I am Shahzad Waheed, and we are going to study the next topic of chapter number 14 in lecture number 6, and that is ascent of sap. Without wasting a single moment, let's move to the whiteboard and understand what is basically sap and what is the meaning of ascent. Yes, my dear students, what is meant by the term sap? तो जो सैप है ये एक ही वर्ड है एंड व्हाट इज बेसिकली द मीनिंग ऑफ सैप. अगर आप लोगों को लेक्चर नंबर 2 याद हो और हम लोग बेसिकली उसी डायग्राम को दोबारा से यहाँ ड्रॉ करने वाले हैं, समथिंग लाइक इट, राइट. और यू नो कि ये थी हमारे पास रूट, दिस वन इज बेसिकली रूट, और इस रूट का सरफेस एरिया इंक्रीज करने के लिए नेचर हैज़ प्रोवाइडेड this particular plant with root hairs or mycorrhizal association, that is basically a fungus. So we can have root hair over here or we can have what mycorrhiza. Both of them are basically increasing surface area for the absorption of water and minerals. अब इस particular point से जो water and minerals हैं, they will first go into what? Of course, root hair. And then what were the forces? I just want to give a quick review कि वो forces मेरे पास क्या थी. लिख देते हैं यहाँ पे forces, और जो forces यहाँ पे operational थी उनमें से एक का नाम था diffusion, right? और एक का नाम था मेरे पास क्या? osmosis. एक का नाम था facilitated diffusion, राइट. और आखिरी चीज का नाम मेरे पास क्या था? एक्टिव ट्रांसपोर्ट. तो ये वो वाली चार फोर्सेस हैं, ये वो वाली स्टूडेंट्स चार फोर्सेस हैं कि जो हमारे इस पर्टिकुलर लेवल पे ऑपरेशनल थी और उन्होंने वाटर और मिनरल्स को रूट हेयर में या माइकोराइजल राइजोइड्स में एंटर कर दिया, राइट. अब उसके बाद इस पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म के अंदर जो वाटर की डायरेक्शन है, मैंने आपसे बोली थी कि इट इज ऑलवेज टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द रूट. ये हमेशा रूट की तरफ मूव करेगा. और हम लोगों ने फिर बाद में इसकी रीजन भी स्टडी की थी कि आखिर जो वाटर की जो डायरेक्शन है, वाई इट इज ऑलवेज टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द प्लांट और टुवर्ड्स द स्टेम और टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द रूट. तो हमने जिक्र ये किया था कि बेसिकली वाटर यहाँ से कंज्यूम हो रहा है, राइट. इस लेवल से स्टेम में जा रहा है, तो इस लेवल की डेफिशिएंसी ये लेवल पूरी करेगा, इस लेवल की डेफिशिएंसी ये वाला लेवल पूरी करेगा, एंड सो ऑन, राइट. तो चूंकि पानी हमेशा ऊपर कंज्यूम हो रहा है तो यहाँ पे हमेशा डेफिशिएंसी रहेगी, तो वाटर और मिनरल्स हमेशा मूव करेंगे टुवर्ड्स द रूट. ये एक बेसिक प्रिंसिपल था. और वाटर मिनरल्स इन्हीं चार फोर्सेस के थ्रू मूव किए थे इनटू द रूट. और अगर आप लोगों को याद हो तो हमने रूट की एक क्रॉस सेक्शन ड्रॉ की थी, राइट. और क्रॉस सेक्शन में आप लोगों को याद है कि हमने आप लोगों के लिए 4-5 इंपॉर्टेंट नाम लिखे थे. आइए उनकी लिस्ट बनाते हैं. नंबर 1 वॉज एपिडर्मिस, राइट. देन फिर मेरे पास क्या था स्टूडेंट्स? कॉर्टेक्स. नेक्स्ट वॉज एंडोडर्मिस एंड नेक्स्ट वॉज पेरिसाइकल. And last but not the least were vascular bundles, and VBs, vascular bundles, they further consist of either xylem or phloem. तो देखिए मैंने सारी की सारी प्रीवियस बातें इस लेक्चर में दोबारा से सिर्फ और सिर्फ आप लोगों के लिए रीइंफोर्स कर दी. अब आपको ये वाली बात भी याद है कि जो हमारा xylem है वो हमेशा कैसा होता है? स्टार शेप, राइट. इस स्टार के बाजू 4 भी हो सकते हैं, 6 भी हो सकते हैं, 8 भी हो सकते हैं. और फिर आपको ये वाली बात भी याद है डियर स्टूडेंट्स कि हर दो जाइलम के आर्म्स के दरमियान में यहाँ पे क्या प्रेजेंट था? फ्लोएम. सो रेड इज बेसिकली फ्लोएम. अगर इसको लेबल करें हम लोग कि इफ इट इज 1 तो ये मेरे पास चीज़ 1 है. ये वाला सारा जोन कॉर्टेक्स मीन्स नंबर 2, देन इट इज नंबर 3, देन इट इज नंबर 4, देन इट इज नंबर 5, देन इट इज नंबर 6. तो यही 6 चीज़ें बेसिकली हमारे रूट्स में पाई जाती. फिर हमने ये वाली बात भी स्टडी की थी
कि अगर मैं नंबर 2 मीन कॉर्टेक्स में वाटर और मिनरल्स के चैनल्स को देखूं तो यहाँ पे 3 डिफरेंट वे से वाटर इस पर्टिकुलर रूट हेयर से हमारे जाइलम तक पहुंचेगा। और वो वाली 3 फोर्सेस कौन सी थी उसको भी दोबारा से रिकैप कर रहा हूं आप लोगों के लिए, जस्ट कि एक पिक्चर, एक होल पिक्चर आप लोगों के माइंड में बनी रहे। नंबर 1 वाज एपोप्लास्टिक पाथवे, और आपको याद है कि एपोप्लास्टिक पाथवे के लिए हम लोगों ने जो टर्म यूज की थी वो क्या था, एपो का मतलब है बाहर बाहर या ऊपर ऊपर, और इसका दूसरा मीनिंग क्या था, नॉन लिविंग, राइट। कि इस वाले केस में प्लांट का नॉन लिविंग पार्ट मीन इंटरसेलुलर स्पेसेस, और नंबर 2 क्या थी, और ये उर्दू वाला और क्या थी मेरे पास, सेल वॉल्स। तो सेल वॉल और इंटरसेलुलर स्पेसेस वो इन्वॉल्व थी इन द ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर एंड मिनरल्स। फिर उसके बाद हमें दूसरा वे देखा था, और दूसरे वे का नाम मेरे पास क्या था स्टूडेंट, सिम्प्लास्टिक पाथवे। और जब मैंने सिम्प्लास्टिक पाथवे की बात की तो मैंने बोला कि ये लिविंग पार्ट है, और लिविंग पार्ट में पर्टिकुलरली 2 चीज़ें इन्वॉल्व थी, वन ऑफ देम वाज सेल मेम्ब्रेन, अदर वन वाज साइटोप्लाज्म। लेकिन हमने सिम्प्लास्टिक पाथवे में जिस चीज़ को इंक्लूड नहीं किया था दैट वाज अ वैक्यूल। और नाउ हम अब तीसरी फोर्स को भी यहाँ मतलब यू कैन से इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, एंड दैट वेरी फोर्स इज बेसिकली व्हाट, वैक्यूलर पाथवे। आपको पता है कि वैक्यूल क्या होता है, ये किसी भी प्लांट के बिल्कुल सेल सेंटर में एक बहुत बड़ी स्पेस है that is basically encircled by a very special membrane, and that very special membrane is known as tonoplast। और आपको याद है कि टोनोप्लास्ट के बारे में मैंने आपको ये बात बताई थी कि टोनोप्लास्ट इज वेरी यूनिक membrane, it is very rich in pumps, very rich in pumps, it can fetch, it can absorb water and mineral what from the cytoplasm into the vacuole, making the inner environment of the what vacuole more what concentrated। ये आपको याद है मैंने वर्ड यूज किया था मोर कॉन्सेंट्रेटेड के लिए, क्या, हाइपरटोनिक, राइट। हाइपरटोनिक, या मैं ये कह रहा हूं कि एक ऐसा एनवायरमेंट क्रिएट हो जाता है वेयर वाटर पोटेंशियल इज वेरी लो। इन सारी चीजों का मतलब ये है कि नाउ देयर इज अ वेरी स्टीपर ग्रेडियंट फॉर द वाटर। अब यहाँ पे बहुत ज्यादा स्टीपर ग्रेडियंट हो गया, अब जहां सॉल्ट जाएंगे पानी भी उसके पीछे पीछे जाएगा। इवन इट इज ट्रू फॉर द ह्यूमन बॉडी, राइट। जहां जहां सॉल्ट होगा उसके पीछे पीछे कौन फॉलो करेगा, वाटर। आपको मेरी बात समझ आ रही है। सो पे बात ये करा था कि जब इस पर्टिकुलर टोनोप्लास्ट के अंदर का एनवायरनमेंट क्या हो जाएगा, हाइपरटोनिक, तो वाटर फॉलो करेगा, और अब इस पर्टिकुलर वैक्यूल में भी पानी भर जाएगा। तो अब इस पर्टिकुलर वैक्यूल में से पानी कब निकलेगा, जब डेफिनेटली सराउंडिंग वाले साइटोप्लाज्म की कॉन्सेंट्रेशन डिस्टर्ब हो रही होगी। और अब हम ये चाह रहे हैं कि जनाब टोनोप्लास्ट में तो मैंने वाटर स्टोर किया ही इसलिए था कि अगर कभी फ्यूचर में क्या खराब हो जाए, कॉम्पोजिशन ऑफ साइटोप्लाज्म, तो मैं उसको डिस्टर्ब होने से बचाऊं, राइट। तो फिर हम क्या करेंगे कि हम सबसे पहले इसी टोनोप्लास्ट में से, इसी वैक्यूल में से वाटर की एक्सऑस्मोसिस कराएंगे, और फिर विदाउट डिस्टर्बिंग कॉन्सेंट्रेशन ऑफ साइटोप्लाज्म हम वो पानी नेक्स्ट सेल को एक्सपोर्ट कर देंगे, एंड सो ऑन। इस तरीके से पानी चलता रहेगा। अगर आप लोग कहें तो आप लोगों के लिए एक डायग्राम भी यहाँ पे बनाई जा सकती है टू डिस्क्राइब व्हाट द वैक्यूलर पाथवे। लुक एट दिस, ये मेरे पास एक प्लांट सेल है, राइट, और ये मेरे पास एक दूसरा प्लांट सेल है, ये मेरे पास एक तीसरा प्लांट सेल है। ये कहीं भी हो सकता है, स्टेम में, रूट में, लीफ में, मिडरिप में, एनीवेयर। इन पर्टिकुलर सेल्स में क्या प्रेजेंट है, जाहिर है वैक्यूल नंबर 1 फॉर एग्जांपल, दिस इज वैक्यूल नंबर 2 एंड दिस इज वैक्यूल नंबर 3, राइट। दिस पर्टिकुलर मेम्ब्रेन इज नोन एज व्हाट, टोनोप्लास्ट। इसका नाम है टोनोप्लास्ट। मैंने आपसे ये बोला है कि इस टोनोप्लास्ट की जो स्ट्रक्चर है इट इज वेरी यूनिक, इट इज वेरी रिच इन पंप्स। इसके ऊपर पंप्स लगे हुए हैं बहुत सारे, और ये पंप्स कौन से हैं, आपको मैंने जिक्र किया था कि ये यूनिपोर्ट हो सकते हैं, ये सिम पोर्ट हो सकते हैं, ये एंटी पोर्ट हो सकते हैं, बट द चीफ ऑब्जेक्टिव इज टू इम्पोर्ट आयंस। इसके अंदर आयंस जब भर जाएंगे से कि अब यहाँ पे सोडियम की कॉन्सेंट्रेशन, पोटासियम की कॉन्सेंट्रेशन, कैल्शियम की कॉन्सेंट्रेशन एट्सेट्रा बहुत ज़्यादा हो गई, तो फिर मैंने क्या बोला कि इसको फॉलो करेगा वाटर इसके अंदर आ जाएगा। Definitely, if water is coming from the cytoplasm, so cytoplasm will maintain its concentration by absorbing water from the surroundings। ये कब हो रहा है,
जब मेरे पास प्लेंटीफुल वाटर मिनरल्स प्रेजेंट है। हम एक नेक्स्ट कंडीशन में जा रहे हैं कि जब नीचे से फॉर एग्जांपल हमें सफिशिएंट अमाउंट में मिनरल्स और वाटर नहीं एब्जॉर्ब हो रहे, स्टिल ऊपर डिमांड, तो क्या होगा, हम इस पर्टिकुलर सैप को जो बेसिकली वैक्यूल के अंदर था, हम इसको पहले इस पर्टिकुलर सेल के साइटोप्लाज्म में, फिर हम इसके साइटोप्लाज्म में, और फिर इस पर्टिकुलर वैक्यूल में ऐड करेंगे। राइट, आपने देखा 3 स्टेप में मूवमेंट हुई। सिमिलरली अगर मैं इसी पर्टिकुलर वैक्यूल के अंदर प्रेजेंट चीज़ों को ऊपर वाले सेल में भेजना चाहता हूं, तो फिर 3 स्टेप होंगे कि मैं इसको पहले साइटोप्लाज्म में डालूंगा, फिर इस साइटोप्लाज्म से इस साइटोप्लाज्म में, और फिर इसके वैक्यूल में डालूंगा। अब यहाँ पे जो मूवमेंट ऑफ सब्सटेंसेस हो रही है उसमें वैक्यूल इन्वॉल्व हैं, फ्रॉम वैक्यूल ऑफ द वन सेल टू द नेक्स्ट सेल। देयरफॉर मैं इसे क्या बोल रहा हूँ, वैक्यूलर पाथवे। राइट, तो इस पाथवे से भी वाटर मूव करता है। हम बात ये कर रहे थे कि हमारे रूट हेयर से हमारे साइटोप्लाज्म, जाइलम तक सैप पहुंचने के कितने तरीके हैं। तो मैंने क्या बोला, नंबर 1 इज apoplastic pathway, never involve any living structure. Then symplastic pathway, it involves the cytoplasm, right, and never involve what, vacuole. But in the third part we are going to utilize vacuole as well. तो हम इसे क्या बोलेंगे, vacuolar pathway, और इसमें जो important चीज़ है वो कहती है tonoblast, right. However, whatever the case may be, इवेंचुअली हम लोगों ने वाटर को कॉर्टेक्स में से पास किया, और कॉर्टेक्स में से पास करने के बाद हम कहाँ गए, एंडोडर्मिस में। मैंने आपको याद है लास्ट लेक्चर में बोला था कि एंडोडर्मिस के अंदर क्या होते हैं, कैस्पेरियन स्ट्रिप्स होती हैं, और वो वाली कैस्पेरियन स्ट्रिप्स वाटर को एपोप्लास्टिक पाथवे से गुजरने नहीं देती। अब क्या बच जाते हैं, जाहिर है सिर्फ और सिर्फ ये वाले 2 वेज। याद रखिए मेरी बात स्टूडेंट्स की, मैं बार बार आप लोगों के लिए क्यों रीइंफोर्स कर रहा हूँ, ताकि आपके दिल में उतर जाए मेरी बात। राइट, ये जो मेरे पास 2 वेज हैं, ये वाले, ये कहाँ ऑपरेशनल है, एंडोडर्मिस में। एपोप्लास्टिक पाथवे एंडोडर्मिस में अप्लाई नहीं होता, इट इज इंपॉर्टेंट। एंडोडर्मिस में एपोप्लास्टिक पाथवे इस्तेमाल नहीं होता, तो फिर क्या इस्तेमाल होता है, जाहिर है सिम्प्लास्टिक या वैक्यूलर पाथवे। अब इस बैरियर को क्रॉस करने के बाद अब हम इवेंचुअली कहाँ आ गए हैं, जाइलम में। राइट, अब जाइलम से, ये जाइलम किसका है, डेफिनेटली इस पर्टिकुलर रूट का, इस पर्टिकुलर रूट का, इस पर्टिकुलर रूट का, या इस पर्टिकुलर स्टेम का। क्या पानी रूट में इकट्ठा होने के बाद यहीं खड़ा रहता है, तो आंसर इज नो, इट ऑलवेज मूव इन अपवर्ड डायरेक्शन, ये ऊपर की तरफ मूव करना शुरू कर देता है। इस वाटर का अपवर्ड जर्नी फ्रॉम द रूट टू द स्टेम, थ्रू द ब्रांचेस, थ्रू द मिडरिब, थ्रू द वेन्स, आउट ऑफ द लीफ is basically called as ascent of sap, और यही हमारा आज का टॉपिक है। राइट, कि किस तरीके से पानी जमीन की अथाह गहराइयों से एब्जॉर्ब होने के बाद लीफ की सरफेस में से लॉस हो जाता है, और क्यों होता है ये बाद में डिस्कस करेंगे। ये है बहाल हमारा आज का टॉपिक। अब ये जो मेरा टॉपिक है एसेंट ऑफ सैप, ये स्टार्ट कहाँ से होगा, जाहिर है रूट से। राइट, इस पर्टिकुलर वाटर की जो अपवर्ड मूवमेंट है, सबसे पहली बात है क्या ये हो भी रही है नहीं, या हमने सिर्फ किस्से कहानियां बनाए हुए। तो इसका आंसर ये है कि अब एक बहुत ही सिंपल से एक्सपेरिमेंट से इस बात को प्रूफ कर सकते हैं कि एसेंट ऑफ सैप होती है। वो क्या है, बड़ी सिंपल सी बात है। आप एक यंग जुवेनाइल भी छोटा सा एक पौधा लें, उस पौधे के बाहर आप गोडी करें। गोडी करने से मुराद क्या होता है कि आप जमीन को सॉफ्ट कर लें। राइट, सॉफ्ट करने के बाद आप उसको ढेर सारा पानी दें। राइट, हमारी ख्वाहिश क्या है ये सारा काम करने की, कि मैं इस पर्टिकुलर पौधे को जड़ों और अगर पॉसिबल हो तो रूट हेयर के समेत, थोड़े थोड़े रूट हेयर के समेत बाहर निकाल सकता हूँ। इट इज़ माई वेरी फर्स्ट विश। इसके मैंने क्या किया, मैंने प्लांट के बाहर की ज़मीन को काफ़ी सॉफ्ट किया, उसको मैंने प्लेंटीफुल वाटर दिया, फिर आहिस्ता 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 उसको मैंने ऊपर खींच लिया। नाउ यू हैव व्हाट, रिमूव द प्लांट फ्रॉम द सॉइल हैविंग परहैप्स द रूट्स। अब हम क्या करेंगे कि हम इस पर्टिकुलर प्लांट को, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट कॉलम, कि ये मेरे पास वो प्लांट था, ठीक है, और उस पर्टिकुलर प्लांट को मैंने अब एक बीकर में प्लेस कर दिया है, और इस पर्टिकुलर बीकर के अंदर मैंने क्या किया, इस पर्टिकुलर बीकर के अंदर मैंने ऐड किया वाटर, और उसमें मैंने ऐड कर दी एक बायोलॉजिकल डाई। जब मैं वर्ड यूज करता हूं बायोलॉजिकल डाई, तो उससे मुराद मेरे पास ये है कि कोई ऐसा रंग है जो इस पर्टिकुलर
प्लांट की मेटाबॉलिक एक्टिविटीज को अफेक्ट नहीं कर रहा। और भाई ये वो वाला रंग नहीं है जो दुपट्टे रंगने के काम आता है। इट इज नॉट दैट कलर, दैट इज नॉन बायोलॉजिकल। हमने यहाँ पे जो कलर यूज करना है वो इस पर्टिकुलर प्लांट के एंजाइम सिस्टम के लिए बिल्कुल फ्रेंडली है, हार्मफुल नहीं है। उसकी बेस्ट एग्जांपल हमारे पास क्या हो सकती है? ईओसिन स्टेन, राइट। तो मैंने यहाँ पे एक बायोलॉजिकल डाई ऐड कर दी और उस बायोलॉजिकल डाई का नाम क्या है? ईओसिन स्टेन, राइट। जब आप ईओसिन स्टेन इसमें डालेंगे तो इसका कलर पिंकिश हो जाएगा। Allow this particular plant to stay over here, stay over here for almost 30 minutes or so। रख दें यहाँ पे, तो आप देखेंगे कि ये जो कलर है ये इवेंचुअली उसकी किसमें वेन्स तक आपको नजर आ जाएगा। पहले आपको स्टेम में चढ़ता हुआ नजर आएगा, फिर जाहिर है वो उसकी मिडरिब में से गुजरेगा और अल्टीमेटली यू नो कि हमारी लीव्स में क्या होती है? वेन्स। तो ये उन वेन्स में से गुजरता हुआ हम लोगों को नजर आएगा। जब ये यहाँ तक पहुँच जाए तो अब हमारा काम बहुत आसान हो गया। वो क्या है कि हम इस पर्टिकुलर वाटर के चैनल को, रास्ते को, पाथ को ट्रेस कर सकते हैं कि ये वाला पानी आखिरकार कहाँ से गुजरा है। और उस पर्पस के लिए हम लोग बना सकते हैं इस पर्टिकुलर लीफ के सेक्शंस। Whenever we say section, it means it is a very fine thin film of cell that will allow what the penetration of light through it, right? जब मैंने ये वाला काम किया, मैंने यहाँ से उतार के एक सेक्शन कट किए, तो सेक्शन कट करने के बाद मुझे ये पता चला कि किस किस एरिया में से जो वाटर है वो मूव कर रहा है और किस किस एरिया में से वाटर मूव नहीं कर रहा। तो जिस एरिया में से वाटर पास हो रहा था दैट वाज वेरी वेल डिफाइंड। उनमें से एक ये वाला इनर एरिया था, राइट, दिस वन, एंड इट वाज बेसिकली जाइलम। और अगर मैंने ये सेक्शन काटा कहाँ से? रूट से। तो रूट में से आप लोगों को मैंने अभी डिस्क्राइब किया है कि यहाँ पे एक स्टार शेप स्ट्रक्चर होता है एंड दैट वेरी स्टार शेप स्ट्रक्चर इज बेसिकली जाइलम। तो इट वाज स्टेन्ड। तो मुझे पता चल गया कि प्लांट की रूट में से और प्लांट के स्टेम में से आखिर पानी किस किस रास्ते में से होके गुजरता है। लेकिन बाहर हमने ये प्रूव कर दिया through the use of biological dye, eosine और मिथाइलिन ब्लू और फास्ट स्टेन, you can use any stain, कि पानी कौन कौन से चैनल से, कौन कौन से रास्ते से गुजर के आखिरकार हमारी लीव्स तक पहुंचता है। तो हमने प्रूफ तो बहाल कर दिया कि वाटर डेफिनेटली मूव कर सकता है किससे? इस प्लांट बॉडी की जड़ से, इस प्लांट बॉडी के स्टेम से, इस प्लांट बॉडी की शाख से, फिर इस प्लांट बॉडी के मिडरिब से और वेन्स में से। सो इट वाज बेसिकली चैनल। अब हमें देखना ये है कि इस पर्टिकुलर वाटर को मूव करवाने के लिए हमने कौन कौन से यू कैन से नज़रियात का, थ्योरीज का सहारा लिया है। तो उसमें जो सबसे जो पहला व्यू था उसे बोलते हैं थ्योरी, वाइटल थ्योरी व्यू, राइट। उस पर्टिकुलर जो थ्योरी है वाइटल थ्योरी, उसके बारे में हमारा जो कॉन्सेप्ट है वो ये था पुराने लोगों का कि चूंकि प्लांट एक लिविंग सेल है तो डेफिनेटली कोई ना कोई सेल लिविंग जरूर होगा, कोई ना कोई वाइटल फोर्स जरूर प्रेजेंट होगी कि जो क्या कर रही है स्टूडेंट्स, इस पर्टिकुलर वाटर को नीचे से धकेल रही है, ऊपर से खींचवा रही है। तो इस तरीके से वाटर जो है वो मूव कर रहा है। लेकिन फिर एक साइंटिस्ट, ही वाज बेसिकली अ हिस्टोलॉजिस्ट। यू नो व्हाट इज मेंट बाय हिस्टोलॉजी? स्टडी ऑफ द टिश्यूज इज कॉल्ड एज हिस्टोलॉजी। उसने क्या किया? उसने इस पर्टिकुलर प्लांट के सेक्शंस को जरा गौर से देखा। जरा गौर से देखा तो पता चला कि भाई जितने सेल मेरे एपिडर्मिस के हैं, जितने सेल मेरे कॉर्टेक्स के हैं, एंडोडर्मिस के हैं या अदर फॉर्म ऑफ सेल्स मेरी प्लांट बॉडी में प्रेजेंट हैं, मोस्ट ऑफ देम हैव और हैज व्हाट? साइटोप्लाज्म। लेकिन जब उसने गौर किया उन पर्टिकुलर सेल्स को कि जिनके अंदर से पानी गुजरा था तो वो तो अंदर से हॉलो थे, राइट। इसका मतलब यह है कि दे डोंट हैव एनी साइटोप्लाज्म, दे डोंट हैव एनी व्हाट वैक्यूल, दे डोंट हैव एनी सेल मेम्ब्रेन। जब किसी सेल के पास सेल मेम्ब्रेन भी नहीं है, साइटोप्लाज्म भी नहीं है, वैक्यूल भी प्रेजेंट नहीं है, तो हाउ वी कैन से इट इज लिविंग? तो हमें ये बात पता चली कि जिस पर्टिकुलर रास्ते से चल के पानी जमीन की अथाह गहराइयों से लीव्स की बुलंदियों तक पहुंचता है उसमें तो लाइफ है ही नहीं। तो ये जो हमारी थ्योरी थी कि इस पर्टिकुलर मूवमेंट के पीछे
कोई वाइटल फोर्स इन्वॉल्व है वो ऑल टुगेदर क्या हो गई, रिजेक्ट हो। सो हिस्टोलॉजिकली जो जाइलम है इट इज बेसिकली ओरिजिनेटेड फ्रॉम द वर्ड जाइलोल, और जाइलोल का मतलब होता है डेड वुड। तो इससे हमें यह पता चल गया कि जनाब इस पर्टिकुलर मूवमेंट के लिए किसी भी तौर से लिविंग फोर्स की जरूरत नहीं। फिर उसके बाद हमारे पास एक और थ्योरी प्रपोज की गई और उस थ्योरी का नाम था थ्योरी ऑफ रूट प्रेशर। थ्योरी ऑफ रूट प्रेशर, राइट। इसको अंडरस्टैंड करते हैं, कोई मुश्किल सी बात नहीं है। फर्ज कर लेते हैं कि ये मेरे पास एक प्लांट है, ठीक है, और ये उसका वो वाला पार्ट है दैट इज लाइंग बीनीथ द सॉइल। फर्ज कर लेते हैं और हम अपनी सहूलत के लिए इसको हम बना लेते हैं क्या, सिंपल सी रूट, और सारा अटैच कर लेते हैं रूट हेयर्स। होगा मेरे पास क्या स्टूडेंट्स कि ये हर एक रूट हेयर, अगर आपको चैप्टर लेक्चर नंबर 2 मेरा याद हो तो मैंने आपको बोला था कि एवरी रूट हेयर इज बेसिकली एक्टिंग एज अ स्मॉल पंप, एक छोटे से पंप की तरह से काम कर रहा है कि दैट इज एब्जॉर्बिंग वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम द सॉइल एंड देन पुशिंग इट टूवर्ड्स द से प्राइमरी रूट। आपको पता है टैप रूट सिस्टम में हमारे पास क्या थे, प्राइमरी रूट, सेकेंडरी रूट, टर्शियरी रूट, तो मैंने सिर्फ प्राइमरी रूट ड्रॉ कर दी। तो ये बेसिकली उस रेजर्वायर में मैंने आपके लिए आपको वो बादशाही मस्जिद के पोंग एग्जांपल भी दी थी कि आपने बादशाही मस्जिद के जो तालाब है उसको भरना है, तो उसके दो वे हो सकते हैं। एक तो ये कि आप कोई बहुत बड़ा पंप लगा दें उसके अंदर, या फिर ये कि छोटे छोटे बहुत सारे पाइप लगा दें। तो नेचर बेसिकली दूसरे प्रिंसिपल को यूज कर रही है कि बहुत छोटे छोटे माइक्रोस्कोपिक पंप्स है कि जो वाटर को और मिनरल्स को, मीन सैप को इंजेक्ट कर रही हैं टूवर्ड्स द सेंटर ऑफ द प्लांट और एट द बेस ऑफ द प्लांट। आप यूज समझ लें। अब बात यह है कि इस पर्टिकुलर सॉल्यूट को जब हम इस पर्टिकुलर रूट के इस पर्टिकुलर चेंबर में भेजेंगे, जिसको मैंने अब डेलिबरेटली रेड से ड्रॉ कर दिया है और इसको मैंने नाम क्या दिया है, जाइलम। जाइलम। तो इसको जाइलम में अपलोड करने वाली कौन कौन सी फोर्सेस हैं? भाई इन्होंने तो पानी यहां तक भेज दिया, यहां से पानी को अब्जॉर्ब किया, एपिडर्मिस से गुजारा, कॉर्टेक्स में से गुजारा, एंडोडर्मिस में गुजारा, ठीक है, और फिर कहां से गुजारा, पेरिसाइकिल में से भी गुजार दिया और पहुंचा दिया किसके पास, जाइलम के पास। अब जाइलम के अंदर चीज कैसे अपलोड हो रही है, तो उसका हमारे पास आंसर ये है कि हमारे इस पर्टिकुलर जाइलम की विसिनिटी में, हमसायगी में बहुत से क्या है, लिविंग सेल्स, राइट। जाइलम के नेबर्स, जाइलम के जो नेबरिंग सेल है दे आर लिविंग, और ये जो लिविंग सेल हैं बेसिकली दे आर पोरिंग, डाल रहे हैं बहुत तेजी से, किसको, सॉल्यूट्स को, किसमें, इन जाइलम वेसल्स। और आपको पता है कि जाइलम में हमारे पास दो चीजें हो सकती हैं, रादर तीन चीजें हो सकती हैं। वन ऑफ देम इज पैरेन्काइमेटस सेल, अदर वन आर वेसल्स एंड लास्ट आर ट्रैकिड्स। अगर आप इसी बोर्ड का पहला वाला पोर्शन देखें तो वहां पे तीन चीजें लिखी हुई आप लोगों के लिए कि यहाँ पे पैरेन्काइमा भी होता है, यहाँ पे जाइलम की वेसल्स भी होती हैं, और यहाँ पे ट्रैकिड्स भी होती हैं। दीज आर थ्री डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स मेकिंग दिस कंपाउंड टिश्यू। आपको पता है ना हम कैसे बोलते हैं कंपाउंड टिश्यू, जिसमें दो तीन किस्म के सेल्स हो, उसे हम क्या बोलते हैं, कंपाउंड टिश्यू। तो यहाँ पे पैरेन्काइमा सेल्स भी हैं, वेसल्स भी हैं, ट्रैकिड्स भी हैं, इसलिए मैं इसे क्या वर्ड यूज कर रहा हूँ, कंपाउंड टिश्यू। अब ये जो मेरे पास लिविंग सेल मीन्स पैरेन्काइमा सेल्स हैं, दे आर पोरिंग सॉल्यूट्स इनटू द जाइलम वेसल्स, ठीक है। अब उसकी वजह से क्या होगा कि भाई जाहिर है इस पर्टिकुलर एरिया में सॉल्यूट पोटेंशियल बढ़ जाएगा। जाहिर है अगर सॉल्यूट पोटेंशियल बढ़ गया तो हमारे यहाँ पे कंडीशंस कैसी हो जाएंगी, हाइपरटोनिक। अब उन हाइपरटोनिक एनवायरनमेंट को मैंने आपको बोला था कि जहां भी सॉल्यूट आएंगे उसके पीछे पीछे कौन आएगा, वाटर। तो जाहिर है कि जब यहाँ पे पहले गए सॉल्ट्स तो उसके पीछे पीछे जा रहा है क्या, हमारा वाटर, जिसकी वजह से एक कांस्टेंट प्रेशर डेवलप हो रहा है किसके अंदर, जाइलम के अंदर। अभी जो प्रेशर से डेवलप हो रहा है वो दो वेज में बाहर जा सकता है भाई, या तो वो यहां से पानी को दोबारा नीचे फेंक दे या उसे अपर डायरेक्शन में मूव करवा दे। अब ये जो नीचे टेपरिंग एज है ये वाली चीज, और फिर आपको याद है कि हमने कैस्पेरियन स्ट्रिप के बारे में एक बात कही थी,
राइट और फिर कांस्टेंट यूज ऑफ वाटर, ये तीन फोर्सेस हैं जो वाटर को कभी भी बाहर आने नहीं देते। तो फिर क्या है, एक ही वे बचता है और वो ये कि हम इस पर्टिकुलर वाटर को अब ऊपर डायरेक्शन में मूव करवा दें, राइट। तो वो वाला प्रेशर जो रूट्स जनरेट करती हैं, किसका, वाटर का, किस लिए कि वो अपवर्ड डायरेक्शन में मूव करे, उसे हम बोलते हैं रूट प्रेशर। तो जो हमारी दूसरी थ्योरी थी वो ये थी माय डियर स्टूडेंट्स कि हमारी रूट्स दे आर बेसिकली एक्टिंग एज वेरी स्मॉल पंप्स एंड यू नो व्हेन मेनी स्मॉल फोर्सेस कंबाइन टुगेदर दे विल गिव राइज टू अ मेगा फोर्स। तो ये छोटी छोटी सी फोर्सेस मिलके एक बड़ी फोर्स बन जाती हैं जो वाटर को अपवर्ड डायरेक्शन में मूव करवाने में हेल्प कर रही होती। अब देखना ये है माय डियर स्टूडेंट्स कि क्या ये फोर्स इतनी ज्यादा है कि वो वाटर को जमीन की गहराइयों से उठा के किसी 100 मीटर ऊंचे प्लांट में, जैसे रेडवुड प्लांट है या यूकलिप्टस प्लांट्स हैं, उनकी बुलंदियों तक पहुंचा दे। तो आंसर इज नो। हमने अंदाजा लगाया कैसे, हमने फॉर एग्जाम्पल प्लांट लिया, उस प्लांट के हमने क्या उतार दिए, लीव्स। लीव्स आने के बाद हमने ये देखा कि क्या भी वाटर मूव कर रहा है, तो शायद मूव कर रहा था, लेकिन अंदाजा हमने ये करना था कि ये वाला वाटर विदाउट लीव्स कहां तक असेंड कर सकता है। तो मैंने इस पर्टिकुलर ट्री को, चले हमने ज्यादा लॉस नहीं किया, तो मैंने सिर्फ एक 10 फुट ऊंचे ट्री को काटना शुरू कर दिया, राइट। मैंने इसको काट के देखा फॉर एग्जांपल 9 फुट से, फिर मैंने काट के देखा 8 फुट से, फिर 7 फुट से, 6 फुट से, 5 फुट से। मैंने डिफरेंट हाइट से इसको काटना शुरू किया कि कब इस पर्टिकुलर रूट प्रेशर की वजह से पानी बाहर निकलता है। तो मुझे ये पता चला कि अगर मेरे पास एक 100 फुट लंबा, अगर मेरे पास एक 100 फीट टॉल प्लांट है, तो उसका सिर्फ और सिर्फ मैक्सिमम अप टू 7 फीट, जस्ट अप टू 7 फीट वाटर थ्रो कर सकती हैं रूट्स, राइट। सिर्फ इतना, मोस्ट ऑफ द ट्रीज में इतना भी नहीं, ये मैक्सिमम वैल्यू बोली जा रही है, राइट। यानी कि किसी भी प्लांट की हाइट का जस्ट मैक्सिमम 7% वाटर थ्रो कर सकती हैं वर्टिकली अपवर्ड कॉन रूट्स, नॉट मोर देन इट। अब ये जो बाकी फिगर बचता है स्टूडेंट्स, दैट इज अप्रॉक्सीमेटली 93% और 94%। इट इज रियली रियली वेरी सिग्निफिकेंट। इतनी सिग्निफिकेंट फोर्स अभी बाकी है, इतनी सी फोर्स, सिर्फ इतनी सी फोर्स, आप समझिए स्टूडेंट्स, सिर्फ इतना सा जो फोर्स था वाटर का वो ऊपर भेजने का, वो कौन प्ले कर रही थी, रूट्स। तो फिर बाकी फोर्स दैट इज अप्रॉक्सीमेटली 93 to 94%, वो कहाँ से आ रही। तो इस पर्पस के लिए एक और साइंटिस्ट, उन्होंने क्या किया, उन्होंने एक और थ्योरी प्रपोज की, एंड दैट साइंटिस्ट वाज बेसिकली डिक्सन एंड जॉली। उन्होंने जो थ्योरी प्रपोज की, उसका नाम क्या था स्टूडेंट्स, थ्योरी नंबर 3, एंड दैट इज कॉल्ड एज कोहेजन टेंशन थ्योरी। कोहेजन टेंशन थ्योरी, और इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज ट्रांसपायरेशन पुल थ्योरी। राइट, अब इसको अंडरस्टैंड करते हैं। उस पर्टिकुलर साइंटिस्ट के व्यू में, अगर हमने जमीन की सतह के नीचे या जमीन की सतह के करीब पाए जाने वाली सारी फोर्सेस को एवेल्युएट कर लिया, और तो वो फोर्स सिर्फ कितनी बन रही थी, मैक्सिमम अप टू 7%, मैक्सिमम अप टू 7%। तो बाकी 93% फोर्स बेसिकली कहाँ से अप्लाई हुई थी, उसको मैं ढूंढना था। तो उस पर्पज के लिए उन्होंने एक थ्योरी प्रपोज की, नाम क्या था स्टूडेंट्स, कोहेजन टेंशन थ्योरी। इस पर्टिकुलर कोहेजन टेंशन थ्योरी में जो चीजें पार्टिसिपेट कर रही हैं उसको अंडरस्टैंड करते हैं। नंबर वन थिंग इज कोहेजन। जो वर्ड है कोहेजन, ये वर्ड निकला है कहां से, सर मैं आपको समझा रहा हूं, कोऑपरेटिव फोर्स से, राइट, कोऑपरेटिव फोर्स, राइट। अब आप बात को गौर से सुनिएगा, बहुत सिंपल सी बात है। देखिए, आप कौन है, लिविंग, मैं कौन हूं, लिविंग। मैं आपसे भी कोऑपरेट कर सकता हूं। मुमकिन है मैं आपको आज बहुत अच्छा पढ़ा दूं, मुमकिन है मैं आपको कहीं से पिक करूं, कहीं ड्रॉप कर दूं। लेकिन आपका क्या ख्याल है, मैं कभी किसी दीवार से कोऑपरेट करूंगा?
या मैं जिस कैमरे के थ्रू आपसे बात कर रहा हूं क्या मैं उससे कोऑपरेट करूंगा? हाँ, शायद मैं कैमरा मैन से तो कर लूं, लेकिन कैमरे से नहीं मैं कोऑपरेट कर सकता कोई, राइट। तो कोऑपरेशन हमेशा किसके साथ होगा? सेम स्पीशीज के मॉलिक्यूल के दरमियान में। अगर मैं इंसान हूं तो जाहिर है जो यहाँ बैठे हुए कैमरा मैन है वो भी एक इंसान है, जो आप लोग वो भी इंसान है, तो सेम स्पीशीज के दरमियान में तो ताउन हो सकता है, राइट। अगर एक कैमरा 8 घंटे काम करेगा तो बिल्कुल नहीं थकेगा, लेकिन जो हमारे कैमरा मैन शायद वो 4 घंटे के बाद थक सकते हैं। तो मैं चलो यार कोई तुम बाहर जाकर थोड़ा सा एंजॉय करके वापस आ जाओ। तो कोऑपरेशन हमेशा किसके दरमियान में है? विद द मॉलिक्यूल ऑफ द सेम स्पीशीज। अब हम किसकी बात कर रहे हैं? वाटर की। तो हम क्या बात करेंगे कि ये मेरे पास एक वाटर मॉलिक्यूल है और ये मेरे पास एक दूसरा वाटर मॉलिक्यूल है और ये मेरे पास एक तीसरा वाटर मॉलिक्यूल, राइट। अब क्या होगा कि इस पर्टिकुलर ऑक्सीजन के पास आपको पता है नेगेटिव चार्ज है, राइट, और इस हाइड्रोजन के पास क्या है? पॉजिटिव चार्ज है। तो क्या होगा कि जब भी ये दो अपोजिट चार्ज एक दूसरे के सामने सामने आएंगे तो यहां पे फोर्सेस डेवलप हो जाएंगी, एंड यू नो दीज फोर्सेस आर कॉल्ड एज व्हाट? हाइड्रोजन बॉन्ड्स। तो एक हाइड्रोजन बॉन्ड ये बन गया और एक हाइड्रोजन बॉन्ड ये बन गया, राइट। ये हाइड्रोजन बॉन्ड्स बेसिकली पानी के मॉलिक्यूल्स को आपस में जोड़े रखते हैं, राइट। पानी के मॉलिक्यूल्स को आपस में जोड़े रखते हैं, समथिंग लाइक द रिंग्स ऑफ अ चेन। आपको पता है ना, अगर आप किसी जंजीर को देखें तो जंजीर छोटे छोटे इस तरह के सर्कल्स के आपस में ओवरलैप होने से बनी होती है। आपके जो गले में नेकलेस है फॉर एग्जांपल, उसकी आप चेन की बात कर लें, या आप कुएं में से पानी निकालने वाली जंजीर की बात कर लें, या जिस जंजीर से जानवर को बांधा जाता है वो जंजीर की बात कर लें, जिस जंजीर से हम चीज़ों को खींचते हैं किसी जंजीर की बात कर लें, वो बेसिकली छोटे छोटे सर्कल्स के आपस में जुड़े होने से बनी होती है। एंड दैट वेरी चेन इज रिजेंबलिंग विद द चेन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल। यू कैन परसीव, आप इमेजिन कर सकते हैं कि ये एक वाटर का मॉलिक्यूल है, ये दूसरा वाटर का मॉलिक्यूल है, ये तीसरा वाटर का मॉलिक्यूल है, चौथा वाटर का मॉलिक्यूल है। तो ये वाटर के मॉलिक्यूल से के साथ साथ अटैच हैं, राइट, ये टूट नहीं सकते। अब इस पर्टिकुलर एक्टिविटी के रिजल्ट में वाटर के मॉलिक्यूल क्या बना देते हैं? एक कॉन्टिन्यूस वाटर कॉलम। एक मैंने वर्ड का यूज किया स्टूडेंट्स, एक कॉन्टिन्यूस, और अगर मैं कॉन्टिन्यूस की जगह पे एक और वर्ड यूज करूं, अनब्रोकन, अनब्रोकन, ना टूटने वाला या ना टूटा हुआ, क्या कॉलम? वाटर कॉलम, राइट। अब ये जो कॉन्टिन्यूस अनब्रोकन वाटर कॉलम है ये कहां तक चढ़ सकता है, या क्या ये अकेला राइज कर सकता है? तो आंसर इज नो। पानी अकेला कभी खुद बुलंद नहीं हो सकता। हाँ, अगर मैं इस पर्टिकुलर वाटर को एक वेटिंग सरफेस दे दूं, एक वेटिंग सरफेस का मतलब है जिसके ऊपर वाटर क्लाइंब कर सकता हो, वाटर उसके साथ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन रखता हो, तो फिर क्या पॉसिबल हो सकता है कि ये वाटर साथ चढ़ना शुरू कर दे। इसकी एग्जांपल लेते हैं। लुक एट दिस माय डियर स्टूडेंट्स, हम लोगों ने क्या किया? हम लोगों ने एक ली स्लाइड, राइट, उस पे लिया हम लोगों ने एक वाटर ड्रॉप, समथिंग लाइक इट इज अ ड्रॉप ऑफ वाटर। अब मैंने एक कैपिलरी यूज की, आपने डेफिनेटली बायोलॉजी में केमिस्ट्री में यूज की होगी ट्यूब, बहुत ही फाइन, बहुत पतली सी यूनिफॉर्म डायमीटर की ग्लास ट्यूब होती है, और अब इसे नाम कर देते हैं कैपिलरी ट्यूब, राइट। अब ये जो मेरे पास कैपिलरी ट्यूब है इसको मैंने एक एंड से पकड़ा और दूसरे एंड पे मैंने इसको इमर्स कर दिया, डुबो दिया। आई एम सॉरी बिकॉज आई डोंट हैव स्केल, कि यूनिफॉर्म डायमीटर ड्रॉ नहीं हो रहा यहाँ पे। तो क्या होगा स्टूडेंट्स कि ये जो वाटर ये खुद ब खुद इसके ऊपर चढ़ जाएगा किसी खास लेवल तक, खुद ब खुद। मैंने कुछ भी नहीं किया, मैंने इसके ऊपर से सक्शन फोर्स अप्लाई नहीं की, मैंने सिर्फ इसके इस एंड को पानी में जस्ट डिप किया तो वाटर खुद ब खुद ऊपर चढ़ गया। वाटर इसके ऊपर कैसे चढ़ गया? आंसर इज कि बेसिकली इस वक्त एक स्पीशीज के सारे मॉलिक्यूल आपस में अट्रैक्ट तो हो ही रहे थे, एक और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डेवलप हुई जिसे हम नाम देते हैं एडहेसिव फोर्स। वी नेम इट एज व्हाट? एडहेसिव फोर्स। अब जब मैं वर्ड यूज करता हूं एडहेसिव, इसका क्या मतलब है? इस एडहेसिव फोर्स का क्या मतलब है?
इसके लिए हम ऐसे करते हैं कि हम एक डायग्राम बनाते हैं और ज़्यादा मैग्नीफाइड, राइट। वो देखें क्या है कि ये है मेरे पास सरफेस, एक वॉल है फॉर एग्जांपल मेरे पास कैपिलरी ट्यूब की, और ये है मेरे पास दूसरी वॉल कैपिलरी ट्यूब की, राइट। वो वाले मॉलिक्यूल जो इसकी सरफेस बना रहे हैं, मीन ग्लास के मॉलिक्यूल, दे आर ऑफरिंग फुटस्टेप्स टू द वाटर मॉलिक्यूल्स, राइट। यहां पे जो वाटर मॉलिक्यूल्स है वो किसके हैं? वाटर के। नाउ दीज वाटर मॉलिक्यूल दे कैन क्लिंग विद द वॉल ऑफ द ट्यूब, जिसकी वजह से आपको याद है हमने एक टर्म केमिस्ट्री में पढ़े होंगे, मेनिस्कस बन जाता है। कौन सा मेनिस्कस? कॉनकेव मेनिस्कस। दिस कॉनकेव मेनिस्कस फॉर्म्स ड्यू टू क्लिंगिंग फोर्स ऑफ द मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर विद द molecules of the walls of the capillary tube or glass tube or pipette or beaker, anything। ये जो meniscus आपके पास बन रहा होता है कौन सा? कॉनकेव। ये रिफ्लेक्ट कर रहा है कि इस पर्टिकुलर सरफेस को हम बोलेंगे wetting because it will allow water molecules to climb with its wall and rise towards the top। ये वो वाली फोर्स जो इस पर्टिकुलर पॉइंट पे, इस पर्टिकुलर सर्कल, इस पर्टिकुलर ट्रायंगल के अंदर मैंने ड्रॉ की है, दैट पर्टिकुलर फोर्स इज बेसिकली कॉल्ड एज व्हाट? इज बेसिकली कॉल्ड एडहेसिव फोर्स। एडहेसिव फोर्स। अब अगला सवाल, भाई एडहेसिव फोर्स तो है यहां पे, नजर आ रहा है हम लोगों को कि अगर एडहेसिव फोर्स ना होती तो वाटर ऊपर कैसे चढ़ता? भाई अकेला वाटर तो होती तो ऊपर टॉप तक मूव ही नहीं कर सकता। तो इस पर्टिकुलर एडहेसिव फोर्स को डेवलप किसने करवाया? तो उसके लिए हमें देखना पड़ेगा कंपोजिशन ऑफ जाइलम को, राइट। तो अब लिखते हैं हम लोग व्हाट? कंपोजिशन ऑफ जाइलम। जाइलम में मेरे पास 3 डिफरेंट किस्म के मॉलिक्यूल होते हैं। एक को हम लोग नाम देते हैं सेलुलोज, एक को हम नाम देते हैं हेमी सेलुलोज, राइट। और तीसरी किस्म की चीज क्या होती है? लिग्निन। याद रखने वाली बात यह है माय डियर स्टूडेंट्स कि ये जो सेलुलोज और हेमी सेलुलोज हैं, ये तो आपको पता है कि ये क्या है? कार्बोहाइड्रेट्स। अगर मैं लिग्निन को देखूं तो ये एक ऐसा मॉलिक्यूल है जो नंबर 1 इन पर्टिकुलर फाइबर्स के दरमियान में क्रॉस वॉल्स बनाता है, समथिंग लाइक इट, ऐसी क्रॉस वॉल्स बना देता है। नंबर 2 इंपॉर्टेंट बात यह है कि ये वाटर प्रूफ मटेरियल है। इट इज नॉन वेटिंग। मैं वर्ड यूज करूं नॉन वेटिंग, मीन्स इट अवॉइड्स वाटर। इट ऑफर्स एन ऑब्स्ट्रक्शन, एन ऑब्स्टिकल, एक रुकावट इन द वे ऑफ व्हाट? वाटर। लेकिन याद रखने वाली बात यह है कि ये वही रुकावट है जिसके ऊपर पांव रख के पानी ऊपर चढ़ सकता है। तो इस लिहाज से लिग्निन मेरे पास वो वाला मॉलिक्यूल है दैट इज बेसिकली प्रोवाइडिंग अ फुटस्टेप फॉर द वाटर और द साइट ऑफ एडिशन। अगर एडिसिव फोर्स डेवलप कहीं हो सकती है पानी के अंदर तो वो बेसिकली लिग्निन के मॉलिक्यूल की वजह से होती है, राइट। प्लस ये जो लिग्निन है ये इस पर्टिकुलर जाइलम को एक खास किस्म की क्या प्रोवाइड करती है? टेंसाइल स्ट्रेंथ। इस पर्टिकुलर टेंसाइल स्ट्रेंथ की वजह से हमारा ये वाला बहुत ही फाइन कैपिलरी लाइक माइक्रोस्कोपिक ट्यूब्यूल कोलैप्स होने से बच जाती। यानी कि अगर आप किसी पर्टिकुलर जाइलम वेसल की लॉन्गिट्यूडल डायग्राम देखो तो आप लोगों को उसके अंदर डिफरेंट किस्म की थिकनिंग्स भी नजर आएंगी, समथिंग लाइक इट, ठीक है, समथिंग लाइक इट और समथिंग लाइक इट, इस तरह की थिकनिंग्स होती। These particular thicknings are basically something like the cartilage pipe of your trachea, राइट। आपको पता है ना कि जो हमारी कार्टिलेज में ट्रेकिया थी वो मेरे ट्रेकिया को बंद होने से बचाती थी, कोलैप्स होने से बचाती थी। तो सेम इज द केस, नेचर ने वो आर्किटेक्चर यहाँ भी यूज किया हुआ है, राइट। और इस पर्टिकुलर थिकनेस की वजह से जो स्पाइरल हो सकती हैं, सर्कुलर हो सकती हैं, इम्पैटर्न्ड हो सकती हैं, इरेगुलर हो सकती हैं, इन पर्टिकुलर पाइप्स को कोलैप्स होने से बचाया, राइट। तो यहाँ पे 2 फोर्सेस ऑपरेट हो रही थी। एक का नाम क्या था?
cohesive force, that is amongst the molecule of the same species, and adhesive force, that is the force of attraction between the molecules of different types. इसकी मिसाल एक और भी लेते हैं. अगर आपने कभी एनवेलप देखा हो तो उसके हमने क्या किया हुआ है, एक सेलुलोज के पेपर के ऊपर गम लगाई हुई है. अब गम सेलुलोज के पेपर के ऊपर चिपकी हुई है, किस वजह से? एडहेसिव फोर्स की वजह से. अब आप क्या करें, उसी गम को थोड़ा सा वेट करें और दूसरी तरफ पेपर पे बंद करके लगा दें तो फिर चिपक जाएगा, बिकॉज ड्यू टू एडहेसिव फोर्स. तो एडहेसिव फोर्स बिटवीन द मॉलिक्यूल्स ऑफ टू डिफरेंट स्पीशीज है. एनवेलप क्या है? सेलुलोज का बना हुआ, और गम क्या है? कोई और स्पीशीज. तो इनके दरमियान में जो फोर्स है वो क्या है? एडहेसिव. तो इमेजिन कितने फोर्स से बंद हो जाता है हमारा एनवेलप, राइट. तो बात हो रही थी ये कि एडहेसिव फोर्सेस और कोहेसिव फोर्सेस वो बेसिकली एंश्योर करती हैं वाटर की अपवर्ड मूवमेंट, राइट. लेकिन हम लोगों ने किया क्या कि हम लोगों ने एडहेसिव फोर्सेस की प्रेजेंस में, कोहेसिव फोर्सेस की प्रेजेंस में, रूट प्रेशर की प्रेजेंस में सिर्फ और सिर्फ ये किया कि हमने इस पर्टिकुलर प्लांट के लीव्स उतार दिए. एक्टिविटी दैट रिजेंबल टू द एक्टिविटी ऑफ ऑटम. खजां के मौसम भी कुछ ऐसा ही हो रहा होता है, राइट. खजां के मौसम में भी माय डियर स्टूडेंट्स ऐसा ही हो रहा होता है कि हमारे जो लीव्स, हमारे जो ट्री हैं, सॉरी, उनके लीव्स सारे हेड ऑफ हो जाते हैं. तो अब देखेंगे क्या होता है. हमने ये देखा कि जब ये वाला प्रोसेस हुआ तो क्या प्रॉब्लम हुई. प्रॉब्लम ये हुई कि हमारे इस पर्टिकुलर जाइलम वेसल्स की एम्पटिंग हो गई, खाली हो गई वो, बिकॉज कि वो फोर्स जो कॉन्टिन्यूसली वाटर को ऊपर की तरफ खींच रही थी वो तो नलिफाई हो गई. इसका मतलब ये है कि इन सारी फोर्सेस के होते हुए हमें एक और फोर्स की जरूरत थी, दैट इज बेसिकली ऑपरेशनल एट द टॉप ऑफ द स्टेम, एंड दैट वेरी फोर्स इज ऑपरेशनल समवेयर हियर. वो यहां पे ऑपरेशनल थी, समवेयर हियर. एंड दिस पर्टिकुलर एरिया ऑफ द ट्री इज कॉल्ड एज कैनोपी. कैनोपी ऑफ द ट्री. ये कैनोपी ऑफ द ट्री किससे बनी हुई है? सारे लीव्स में से. और ये जो लीव्स हैं दे आर डूइंग वन थिंग, राइट. दे आर डूइंग वन थिंग, एंड दैट वेरी 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 इंपॉर्टेंट थिंग इज कॉल्ड एज ट्रांसपायरेशन. And that very activity, transpiration or transpiration, is nothing other than loss of water from the GBS of the plant body. Whenever we use the term GBS, it stands for General Plant Body Surface. ठीक है. तो प्लांट की जनरल बॉडी की सरफेस से जो लॉस ऑफ वाटर हो रहा है दैट इज कॉल्ड एज बेसिकली ट्रांसपिरेशन. यू नो वेरी वेल, पढ़े लिखे बच्चे हैं आप लोग, कि हमारे लीव्स की दो साइड्स हैं, याद है ना. डी से डॉर्सल ऊपर वाली और वी से वाइट नीचे वाली, याद है ना, कुछ बताया था आप लोगों को. तो इस प्लांट लीफ की लोअर सरफेस के ऊपर, लोअर एपिडर्मिस में आप लोगों को याद होगा कि हमारे लीफ की लोअर एपिडर्मिस में बीन शेप सेल्स प्रेजेंट थे, राइट. समथिंग लाइक इट. और ये जो मेरे पास बीन शेप सेल्स हैं दे आर कॉल्ड एज गार्ड सेल्स, एंड दे आर integral part of lower epidermis. They are absent in upper epidermis, right? अब आपको ये वाली बात भी याद है कि हमारे इस पर्टिकुलर गार्ड सेल्स के अगर मैं अंदर मूव करूं तो आप लोगों को हमने बहुत दफ़ा बताया कि यहाँ पे लूजली पैक सेल्स थे, और इन लूजली पैक सेल्स को हम लोगों ने नाम क्या दिया था? एक्सेलेंट स्पंजी बेसोफिल सेल्स, राइट. और ये जो मेरे पास स्पंजी बेसोफिल सेल्स है दे हैव गॉट व्हाट? लार्ज एयर स्पेसेस. और इसके ऊपर जो सेल्स अरेंज थे वर्टिकल वे में, दीज वर कॉल्ड एज व्हाट? पैलिसेड मेसोफिल. और इस पर्टिकुलर पैलिसेड मेसोफिल के ऊपर जाहिर है अपर एपिडर्मिस, एंड दैट अपर एपिडर्मिस वाज विदाउट एनी स्टोमेट. हो क्या रहा है माय डियर स्टूडेंट्स कि हमारे ये वाले पैलिसेड मेसोफिल सेल्स, चाहे वो अपर लेयर में थे या उससे नीचे वाली लेयर में थे, या फिर स्पंजी बेसोफिल सेल्स जो बिल्कुल नीचे वाली लेयर में थे, देयर सरफेस इज ऑलवेज केप्ट मॉइस्ट. रीजन हमने लास्ट चैप्टर डिस्कस की थी कि अगर ये मॉइस्ट नहीं होंगे तो एक्सचेंज जीरो हो जाएगा, बहुत कम हो जाएगा. तो इनकी सरफेस हमेशा क्या रहती है? मॉइस्ट. इट इज अ नेसेसरी ईवल. ये एक नेसेसरी ईवल है. हमने इस पर्टिकुलर सरफेस को हमेशा वाटर की एक फिल्म के साथ क्या रखना है? मॉइस्ट. जरूरी है, राइट. जब वाटर इस सरफेस पे आता है तो ड्यू टू प्रेशर एंड टेम्परेचर वो इस सरफेस में से लॉस होना शुरू हो जाता है.
लॉस होने के बाद it will first saturate the air chambers and then it will just come out through stomata. This loss of water from the surface of the mesophyll cells through the air chamber and then through the stomata is known as stomatal transpiration. अब सवाल ये है कि अगर हमारी स्टोमेटल ट्रांसपायरेशन वाटर को लॉस करवा रही है तो फिर ट्रांसपायरेशन, तो फिर इस पर्टिकुलर सेल के इंटीरियर में मींस अंदर में अमाउंट ऑफ वाटर तो कम हो जाएगी. कॉमन सेंस भाई, अगर आपके पास से 100 रुपया है उसमें इस्तेमाल करना शुरू 10 रुपये करके, तो टाइम विल कम कि जब मेरे पास 100 रुपया खत्म हो जाएगा, तो वो जो मेरे पास फर्दर 100 रुपया कैसे हो सकता है, डेफिनेटली आई हैव टू अर्न और आई हैव टू हैव इट फ्रॉम समबॉडी. तो इस पर्टिकुलर लीफ की सरफेस को मॉइस्ट रखने का या इसके साइटोप्लाज्म में अमाउंट ऑफ वाटर को मेन रखने का फिर कोई सोर्स होना चाहिए. तो वो सोर्स क्या है, इसी की विसिनिटी में पाया जाने वाला व्हाट जाइलम, राइट. ये वाला जाइलम यहाँ से वाटर को इन पर्टिकुलर सेल्स को दे देगा. रास्ता हमने पहले देखा हुआ है, किस रास्ते से, किस चैनल से, किस कहकशां में से गुजर के अल्टीमेटली वाटर यहाँ पहुँचेगा. वी हैव स्टडीड दिस इन डिटेल. सो इस पर्टिकुलर जाइलम में डेफिशिएंसी होगी. ये डेफिशिएंसी जाइलम कौन सा जाइलम में हुई, वेन के जाइलम में. अब अगर वेन के जाइलम में डेफिशिएंसी हुई तो वो कैसे पूरी करेगा, जाहिर है मिडरिप के जाइलम में से. मिडरिप कहाँ से कमी पूरी करेगी, जाहिर है पेट्यूल के जाइलम में से. तो वो कहाँ से कमी पूरी करेगा, जाहिर है किसी ब्रांच के जाइलम में से. और वो कहाँ से पूरी करेगा, स्टेम के जाइलम में से. सो देयर इज अ कांस्टेंट बैक फोर्स, ड्रैगिंग फोर्स. हम इस पर्टिकुलर लीफ के टॉप पे बैठे हुए, हम इस पर्टिकुलर लीफ के टॉप पर बैठे हुए बेसिकली वाटर को अपवर्ड खींच रहे हैं, राइट. एंड दैट वेरी फोर्स कि जो ड्रैग कर रही है वाटर को इन अपवर्ड डायरेक्शन फ्रॉम द टॉप ऑफ द लीव्स एंड इट इज बीइंग अप्लाइड इन डाउनवर्ड डायरेक्शन. लगा ऊपर से रहे हैं लेकिन नीचे की तरफ लगा रहे हैं, राइट. दैट पर्टिकुलर फोर्स इज कॉल्ड एज व्हाट, ट्रांसपिरेशन पुल. अब यहाँ पे हमें ये पता चलता है कि अगर मैं इस पूरे लेक्चर को समराइज करना चाहूँ तो मुझे पता चलेगा कि बेसिकली एसेंट ऑफ सैप के लिए हमें आपके 3-4 दोस्तों की ज़रूरत थी. फॉर एग्जांपल एक आप है जिसको हम लोगों ने किसी ट्री के टॉप पे बिठाया हुआ है. इट्स जॉब इज टू व्हाट, पुल द रोप. ये समझ ले, अगर हम पानी को किसी रस्से से तशबीह दे रहे हैं जो कंटिन्यूस रहना चाहिए, तो क्या होगा, वो रस्सा है ऐसे आपके पास है, वो रस्सा ऊपर की तरफ से खींच रहे हैं, तो रस्से को खींचने की जो फोर्स आप बिल्कुल टॉप से लगा रहे हैं, दैट इज कॉल्ड एज ट्रांसपिरेशन पुल. हम फर्ज कर लेते हैं कि हमने नीचे एक बहुत ही यू कैन से नैरो सा यहाँ पे क्या लगा दिया है, एक होल लगा दिया जिसके अंदर से रस्सा जो है ना वो खींच सकता है, सिर्फ सिंगल सा खींच सकता है. अब हमने किया क्या, कि हमने इस पर्टिकुलर पॉइंट पे जो रस्सा नीचे रखा हुआ है आप लोगों के पास खींचने के लिए, सी दैट इज ट्विस्टेड. अगर मैं इसे पंजाबी की ज़बान में बात करूं तो समझ लें कि एनु गुंजल पै गई. अब मैं क्या करता हूं कि मैं आपको कहता हूं नीचे जाओ और दोबारा इसको ठीक करो, फिर ऊपर जाओ जाके खींचो, तो क्या होगा, मुश्किल होगी. हमने क्या किया कि हमने आपके 2-3 दोस्तों को नीचे भी लगा दिया. वन ऑफ दैम इज बेसिकली क्या कर रहा है, वहां से जो नॉट्स हैं, जो गूंज रहे हैं, उसे ठीक कर रहा है. अब एक फोर्स नीचे काम कर रही है और एक फोर्स ऊपर काम कर रही है. नीचे वाला जो आपका फ्रेंड है वो उसको बल नहीं पड़ने दे रहा, गूंजल नहीं पहन दे रहा, और जो आप टॉपर बैठे हैं वो आसानी से उसको ऊपर खींचते चले जा रहे हैं. सो एक्टिविटी विल बी वेरी स्मूथ. सो आई मीन टू से कि यहाँ पर डिफरेंट फोर्सेज ऑपरेट कर रही हैं. वन फोर्स दैट इज परहैप्स 93%, it is basically transpiration pull. Other one is adhesive force, other one is cohesive force, other one is tensile strength of xylem, other one is a root pressure. अगर मैं नीचे बेस पे जाऊं तो जाहिर है diffusion, osmosis, active transport, facilitated diffusion, all these forces work in tandem, मिल के काम कर रही हैं. Once they work in tandem, they will ensure the flow of water definitely maybe up to what, hundreds meter tall plants, something like redwood plants of California. तो ये सारा मिल के काम करने का समर है कि हम इस पर्टिकुलर वाटर को ज़मीन की गहराइयों से उठा के लीफ कॉलोनी तक पहुंचा सकते हैं.
सो दिस इज़ द बेसिकली एसेंट ऑफ सैप। अगले लेक्चर में आपके साथ मिलेंगे एक नई कैसे टॉपिक के साथ, दैट इज़ बेसिकली डिटेल्स ऑफ ट्रांसपिरेशन। टिल दैट टाइम टेक वेरी गुड केयर ऑफ योर सेल्फ एंड योर ग्रेट पेरेंट्स एंड हैव अ प्रे फॉर अस। अल्लाह हाफिज़।